बच्चे हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशंस हमने कहा है वो सारी ट्रेडिशंस या वो कस्टम्स हैं जो साल हर साल की प्रैक्टिस से वजूद में आई हैं, ठीक है। और ये वो अकाउंटिंग में हम फॉलो करते हैं। जैसे हमारी रवायात बन जाती है ना, एक काम बार बार हो तो वो एक ट्रेडिशन बन जाती है। दीज आर नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और यहाँ पे हम कुछ और डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या बच्चे, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव माइंड का बंदा कौन होता है? जो पुराने ख्यालात, पुरानी सोच, अजीबोगरीब सोच का आदमी हो। तो हम अकाउंटिंग में ये कंजर्वेटिज्म यूज करते हैं। ये क्या है बच्चे कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव माइंडसेट, ठीक है। क्या बच्चे, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अगर होने वाला है तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एंटीसिपेट नहीं करेंगे। बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन अगर लॉस होने वाला है तो वो हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने लोगों को चीज़ें सेल की हैं और उनसे 50,000 रुपीज़ लेने हैं, तो अगर हमें लगता है कि उसमें से 15,000 रिकवर नहीं होंगे तो हम उसके लिए प्रोविजन जो है वो क्रिएट करते हैं। दैट इज नोन एज बैड एक्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एक्ट्स। लेकिन अगर प्रॉफिट होना हो तो उसको हम एंटीसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचे, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या है कि बच्चे हमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी। इट्स मीन कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है? ये नॉर्मली सबसे पहले तो ऑनर्स हैं, फिर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एनी फैक्ट्स नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, यूजर्स ये हो गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ये 5 है बच्चे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पे भी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन हम बनाते हैं बैलेंस शीट, देन हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन हम बनाते हैं चेंजेस इन इक्विटी, और लास्टली होते हैं अकाउंटिंग नोट्स। दे आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज आर 5, ठीक है। और हम इंशाल्लाह इन पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चे हमारे पास वो है, हमारे पास कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है बच्चे कि अगर हम छोटी सी अगर एग्जांपल ले लें तो बच्चे इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन क्या है कि जब हम एसेट्स यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज आता है। अब उसके 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे आगे चल के। एक डायरेक्ट मेथड कहलाता है बच्चे और एक इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। अज्यूम कर लें कि हमने 1 लाख रुपए की एक मशीनरी या एक एसेट खरीदा और हम कहते हैं कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ये इस मेथड पे इस पे 10% लेंगे तो दैट विल बी 10,000, राइट। 1 लाख पे 10% निकालेंगे तो वो 10,000 आएगी। सेम यहाँ पे भी ये 10,000 आएगी। लेकिन इसमें हर साल 10,000 आएगी, लेकिन इसमें हम इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मीन अगले साल जो बैलेंस बचा है उस पे 10% लेंगे। तो मीन 10,000 जब ये बैलेंस माइनस हो चुका होगा तो बाकी कितना रह जाएगा, 90,000। 90,000 का जब हम 10% लेंगे तो दैट विल बी 9,000, और अगले साल वो 9,000 भी माइनस हो जाएगा तो 81,000 का 10% लेंगे तो दैट विल बी 8,100। तो आप बच्चे देखें कि ये हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है। तो ये खर्चा इस साल का यहाँ पे 9,000 बन रहा है, यहाँ पे 10,000 बन रहा है। तो जब खर्चा कम हो रहा है, एक जगह पे ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं अकाउंटिंग करते हुए कि जो भी मेथड, जो भी तरीकेकार आप अडॉप्ट करते हैं, यू हैव टू यूज दैट मेथड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। क्या है, it states that once an entity has decided on one method, it should be used the same method for all subsequent events. हर आने वाले इवेंट्स पे वही मेथड इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। Unless it has a sound reason to change method, या कोई स्पेसिफिक रीजन हो मेथड चेंज करने की, तो देन हमने करना है, अदरवाइज वही मेथड यूज करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास है बच्चे मटीरियलिटी। मटीरियलिटी हम कहते हैं एक ऐसी चीज
जो अगर किसी को बता दी जाती तो उसका डिसीजन जो है वो क्या हो सकता था, चेंज हो सकता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बाइक सेल कर रहा हूँ, मेरी और आपकी डील डन हो गई है 40,000 में, मैंने बाइक आपको सेल करनी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मैंने छुपाया जो कि अगर मैं आपको बताता तो मे बी कि आप वो बाइक परचेज ना कर दें। दैट इज नोन एज मटीरियल फैक्ट। और ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे मटीरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करेगी, शो करेगी। ठीक है, क्या वजह? इट रेफर्स that if the knowledge of the item might reasonably influence the decisions of users, यानी कि जो उसका इस्तेमाल करने वाला यूज़र है उसके डिसीजन पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो लाजमी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। थैंक यू।